गणपति बप्पा मोरया, मोरया, जल्दी आ, जल्दी आ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत, इसे अनेकता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। यहाँ अधिकांश राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं अगर अलग ना भी हो तो हर एक राज्य में बोली में कुछ न कुछ अंतर देखने को मिल ही जाता है। गणपति और नवरात्रि ये दो ऐसे त्योहार हैं जिन्हें लगभग भारत के हर एक राज्य में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि में गरबा समेत अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और फिर पूजा पाठ के साथ धूमधाम से माता रानी का विसर्जन किया जाता है। जैसे पिछले कुछ दशकों में पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया है, ठीक उसी तरह इन मूर्तियों को बनाने के कॉन्सेप्ट में भी अहम बदलाव हुए हैं। आज यहाँ उत्सव का माहौल है, चारों ओर जगमगाती रोशनी है, गाजे बाजे के साथ लोग इन भव्य मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। इन मूर्तियों ने न मिट्टी से आकार लिया है, न रंगों से, न ही चमकीले आभूषणों से। इन खूबसूरत मूर्तियों ने आकार लिया है मूर्तिकार की सोच से। नवरात्रि, अमन कुमार शर्मा की फिल्म। छत्तीसगढ़ भारत के अनेक राज्यों में से एक है और सबसे नया भी। यह उभरता हुआ और प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की राजधानी रायपुर में अभी गणपति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। पहले यहाँ मूर्तियों का विसर्जन बहते पानी में अर्थात नदियों या तालाबों में किया जाता था, पर अब कुछ वर्षों से प्रशासन और नगर निगम ने नदी के समीप ही एक विशालकाय कुंड बना दिया है। महादेव घाट में स्थित इस विशालकाय विसर्जन कुंड में न सिर्फ रायपुर शहर की बड़ी बड़ी मूर्तियां आती हैं, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों से भी बड़ी बड़ी मूर्तियों को लाकर यहाँ विसर्जित किया जाता है। प्रशासन और नगर निगम के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं। इससे नदियों में होने वाले प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा रहा है और साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान किया जा रहा है। उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे इस माहौल से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर सुरेश अब भी काम कर रहे हैं। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। सुरेश एक मूर्तिकार हैं। उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ति बनाने का काम करता आया है। वैसे ये काम करते तो अब होश संभालने बाधी के, लेकिन बचपन से जब से अपन होश संभाले घर में बड़े बुजुर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे उसको देखते हुए लगभग 26-27 साल। सुरेश को भले ही ये कला अपने परिवार से विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपने काम को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। आज सुरेश अपने परिवार के साथ साथ 15 और परिवारों का पेट पालते हैं। तो 17 स्टॉप है जिसमें कुछ बाहरी हैं जो मेन काम के लिए आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर और सेकेंड सीजन में फिर आ जाएंगे। बाकी जो 8 से 7 है वो परमानेंट स्टॉप रहते ही हैं जो 12 महीना कुछ ना कुछ अपना काम चलते रहता है। जैसे अपने स्टॉप में कभी कुछ परेशानी होता है ऐसा जो फाइनेंशियली एडवांस तो देना ही पड़ता है, लेकिन पूरे उसमें चीज़ में अपन उनको देखना ही पड़ जाता है कि घर में कुछ परेशानी है तो भी अपने ऊपर आता है, क्योंकि मेन अपन ही है उनके लिए। 16-15 जो स्टाफ है
वो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको कुछ भी परेशानी होगा उनके घर में भी तो हमको खड़ा होना ही पड़ जाता है। दुर्गा मूर्ति बनाने की तैयारी गणेश चतुर्थी के दिन से ही शुरू हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन जैसे ही समिति वाले अपने अपने पंडालों की गणेश प्रतिमाएं लेकर जाते हैं, वैसे ही दुर्गा मूर्ति बनाने का काम शुरू हो जाता है। माँ दुर्गा की मूर्तियों को बनाने के लिए मूर्तिकारों को बहुत ही कम समय मिलता है, कुल मिलाकर 28 से 30 दिन। गणेश जी का पक्ष 14 दिन का होता है और उसके ठीक 15 दिन बाद नवरात्रि आती है, पर मूर्तियों की डिलीवरी नवरात्रि से 1-2 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। डिलीवरी से पहले आखिरी के 15 दिन बहुत तनाव भरे हैं। हर बीतते घंटे के साथ मूर्तियों को समय पर पूरा करने की चुनौती बढ़ती जा रही है। सुरेश के पास लगभग 15 कारीगर हैं। इनमें से कुछ लोकल हैं और कुछ कलकत्ता से आए हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरी फैमिली में मेरा मायका में जो काम होता था ऐसा कोई काम नहीं किया जाता था, मिट्टी का काम नहीं होता था, सब गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब वाले थे। लगता था कि ये सारी काम जो है मैं नहीं सीख पाऊँगी, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं था कि मैं ये सारे काम कर पाऊँगी। बट फैमिली को देखते हुए जब फैमिली मेम्बर इस काम को करते थे तो उनको देखती थी तो मन में एक धीरे धीरे एक चाह पैदा हुआ कि नहीं मैं भी ये चीज़ को करूँ, इनसे रिलेटिव इस काम को सीखूँ। और फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं उनके द्वारा उस काम को सीखती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैनेज तो करना ही पड़ता है क्योंकि ये हमारा काम, दोनों ही काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ बच्चों को लेके स्कूल के लिए रेडी करना, उसको स्कूल टाइम पे भेजना, उनका होमवर्क कराना और ये सारे काम, ये दोनों को मैनेज करना पड़ता है। ये कारीगर मूर्तियों को आभूषण पहना रहे हैं। कुछ आभूषण आर्टिफिशियल हैं जिन्हें सीधा बाजार से खरीदकर मूर्तियों को पहनाया जा रहा है। वहीं कुछ आभूषण ऐसे भी हैं जिन्हें कलर और मिट्टी के साँचे की मदद से मूर्तियों पर उकेरा जा रहा है। इस काम में सुरेश की पत्नी और उनके बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। सुरेश की पत्नी मूर्तियों में आलता लगाने, मेहंदी लगाने, उनकी आंखें बनाने आदि का काम संभालती है। मेरे हिस्से में आता है कि मैं सारे लड़कों को देखूं कि कौन क्या काम कर रहा है। मैं श्रृंगार का काम संभालती हूँ, पेंटिंग का काम संभालती हूँ, आलता का काम संभालती हूँ, उनका जो साड़ी है, श्रृंगार है, गहने हैं, उनका बाल सेट करना, ये माता रानी का काम संभालती हूँ मैं। और गणपति के टाइम में उनका जो वस्त्र होता है उन पे डेकोरेशन करना, उनका साज श्रृंगार करना, गणपति जी के माला है, उनके जो वस्त्र में लेस लगाना है, ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। इसके साथ ही वो यहाँ काम करने वाले सभी कारीगरों का मैनेजमेंट भी संभालती हैं।
जब व्यवसाय पारिवारिक होता है तो पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता है। इस काम को लेके हमारे बीच बहुत नोक-झोंक होते हैं, कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं, कई बार प्यार भी होता है। तो दोनों इस काम को बहुत अच्छे से संभालते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना हम लोग इस काम को पूरा नहीं कर पाते। वो मेरे बिना अधूरे हैं, मैं उनके बिना अधूरी हूँ। सुरेश का काम बहुत भाग दौड़ वाला होता है। ज़्यादातर कस्टमर्स मूर्तियों की बुकिंग या उनके चेंजेस के लिए सीधे सुरेश से ही संपर्क करते हैं। ये जैसे अपना जितनी भी पार्टी है समिति वाले, उसमें अधिकतर लोग तो कैश दे के चले जाते हैं। पहले पार्ट पे 3-4 बार में पेमेंट होकर आखिर तक के दे देते हैं, लेकिन कुछ समिति जो पुरानी हो जाती है उन लोगों का पेमेंट थोड़ा बहुत रुकता है, जो महीने 2 महीने में मिलता है। जब फर्स्ट टाइम मैं बड़ी मूर्ति का काम पकड़ा था, जब मैं बड़ी मूर्ति बनाया था, तो उस टाइम अपने को मैनेजमेंट, जजमेंट, जो बॉडी मेंटेन है, वो चीज़ समझ में नहीं था। तो फिर उसको जब स्टेट में गया, जब अपन वहाँ जाके देखे, तो वहाँ एक आइडिया हुआ कि एक हाथ ऊपर हो गया तो एक हाथ नीचे हो गया गणेश जी का। तो उसको फिर सेकेंड साल से अपन बड़ी मिस्त्री लोगों के साथ बैठ के काम का डिस्कस करते हुए, काम को आगे बढ़ाते हुए फिर उस पर फोकस किया। जहाँ बात परंपरागत पारिवारिक व्यवसाय की होती है तो अक्सर नन्हे हाथ भी बड़ी जिम्मेदारियाँ आसानी से उठा लेते हैं। ये मूर्तिकार सुरेश का छोटा बेटा है। ये अभी उम्र में काफ़ी छोटा है। दिन में ये स्कूल जाता है और सीज़न के समय रात में अपने पिता की मदद करता है। इस वक्त ये मूर्ति की आंखें बना रहा है। इसे मूर्तिकारों की भाषा में मूर्ति की आंख खोलना कहा जाता है। ये काम सबसे अंत में किया जाता है। देखने में ये काम भले आसान लग सकता है, लेकिन यही काम सबसे बारीकी वाला होता है। जरा सी चूक हुई और पूरी मूर्ति के फेस का कलर फिर से करना पड़ेगा। शहर के दूसरे कोने में माना कैंप स्थित है। यहाँ ज़्यादातर बंगाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ बहुत से मूर्तिकला केंद्र हैं। ये राजधानी रायपुर और आसपास के बहुत से शहरों का सबसे बड़ा मूर्तियों का मार्केट है। मानिक ठाकुर माना कैंप के सबसे बड़े मूर्तिकारों में से एक हैं। मानिक न्यू माँ काली मूर्तिकला एंड आर्ट्स के नाम से मूर्तिकला केंद्र चलाते हैं। मानिक के पास लगभग 15 से 20 कारीगर हैं। भैया लोग लगे हुए हैं फिनिशिंग करने में। नीचे का जो लकड़ी का पाटा है जिस पर माता रानी बैठी हुई है, उसको भैया लोग कलर कर रहे हैं। और मूर्ति जो है वो तो बंगाली पैटर्न में बनी हुई है, बड़ी प्यारी सी मूर्ति। मेरे ख्याल से अभी बैकग्राउंड में भी कुछ काम होगा इसमें। तो यही के है हमारा जो मेन जो अपना वो है घर है, वो पखानजूर में है, जो छत्तीसगढ़ है, कानपुर जिला पड़ता है। हाँ। तो मैं वही तो यहाँ पे जो है बहुत पहले आया था। अच्छा। पढ़ाई करने के लिए भेजा था माँ। अच्छा। स्कूल है यहीं पे। अच्छा। तो मेरे भैया के पास मेरे मौसी के घर में रहता था, वहीं पे भी सारगा मूर्तिकला नाम है उसका कारखाना का। तो वहीं पे बड़ा हुआ। तो धीरे धीरे भैया लोग भी यही काम करते थे, तो बस उसी के आधार पे बस यही काम कर रहा हुआ। पढ़ाई लिखाई में तो उतना तो मिलना नहीं है करके ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान इसमें दिया, ताकि कम से कम कुछ तो चलने का लायक बन जाए अपना रोटी कमाने। जैसे मैं क्लास 1 में पढ़ता था, तो स्कूल के बाजू में अपना मंडप था, यानी जो दुर्गा पूजा जहाँ होता है,
तो वहाँ पे मूर्ति बनाता था। तो शुरुआत से मैं ना वो थोड़ा सा मतलब ये एक कदम है स्कूल और मंदिर, अच्छा। तो मैं देखने जाता था। तो उस समय क्या है मुझको वो बहुत अच्छा लगता था। तो पहले गांव में मूर्ति बनाता तो ढक के बनाता था पूरा मंदिर को जो है ना, पर्दा लगा के, तो झाँक के देखने से उसके मट्टी फेंक दिया था एक दिन। अच्छा। तो उस समय से थोड़ा एक मन में क्या जो रपट पैदा होता है कि ये मेरे को मट्टी फेंका, तो वही चीज़ मतलब जो थोड़ा सा था वो आज के डेट में इतना खतरनाक बन के फिर ये रूप ले लिया, धारण कर लिया। यही है ज़्यादा, मतलब क्या होता है, लेकिन जिंदगी में है तो बहुत कहानी। हर मतलब कदम पर बचपन कहानी से ही बता आपको सकते एक अट्रैक्शन था मूर्ति बनाने और ये सब के पीछे, तो आप लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम नहीं करते? पीढ़ी नहीं, हम लोगों का मेन है कोई खेती किसान नहीं, मेरा ज़मीन है ज़्यादा तो सब कुछ है। तो मेरे को पसंद नहीं है था, और तो माँ यहाँ पे भेज देते, तो इसी में इसी में यहीं पे रुक जाता था। मानिक बताते हैं कि उन्हें मूर्तियों से बहुत लगाव है। इस बार ज्यादातर मूर्तियां बंगाली पैटर्न में बन रही हैं। अभी मूर्तियों के पाटे पर कलर लगाने का काम चल रहा है। ये जो सब अपना जो भी बंदे हैं, मेन जो कारीगर हैं अभी 4-5-6 जने कलकत्ता से आए हैं, बाकी सब अपना लोकल। अच्छा। तो सबका घर यहीं पे है, टोटल अपना छत्तीसगढ़ का रहने वाला, सबका अलग अलग जॉब है। अच्छा। सबका अलग अलग, मैं ये लोग जो आता है एक शौक के तौर पे आता है। अच्छा। या मैं कोई दिक्कत में आ जाता तो बुलाता हूँ, तो अच्छा, रात को या दिनों कभी अच्छा, समय मिलता तो आ जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है कि मान के चले मैं वाकई में एक भगवान को बनाया। अच्छा। एक भगवान को ही बनाया और मन में वही है, लेकिन आज के डेट में भी जैसे मैं बनाता हूँ बड़ा बड़ा गणेश, अब भगवान के ऊपर पैर रखना है ना, कुछ अजीब जगह पे हम लोग कोई हाथ डालना, उसको बनाना, तो पहले ये जो दिमाग में रहता था कि पैर नहीं लगना चाहिए, कोई मेरा थूक नहीं लगना चाहिए भगवान। बिल्कुल। तो क्या एक लिमिट था जो हम लोग को उतना चाहते थे कि इतना भक्ति श्रद्धा मन में था कि हम लोग हर चीज़ को फॉलो करते हैं। कोई मुंह में झूठा चीज़ उसमें नहीं लगना चाहिए, सूतली भी मुंह से नहीं कटना चाहिए, चाकू से कटो। तो अभी क्या पैर रखना पड़ता है, और मतलब बड़े से बड़े साइज का। हाँ, कहीं पे भी हमको पैर रखना है भगवान के ऊपर, लेकिन हाँ इतना है कि अब उसको रखेंगे नहीं, बनाएंगे कैसे। लेकिन एक चीज़ भी है इसके अंदर भी जैसे भक्ति है हमारा, हम भी हिंदू हैं, भगवान को मानते हैं या कोई भी किसी का धर्म का हो, लेकिन पहले अपना माफ़ी मांगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैंने किया वो गलती को मानना पड़ेगा, उसके आदेश लेना पड़ेगा ना आपको कि आपके ऊपर मैं पैर रख रहा हूँ और इसकी वजह से रख रहा हूँ ताकि आप ही के लिए ही मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ, आपको तैयार करना चाह रहा हूँ, मन के इच्छा को मैं उभारना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे को ये ज़रूरी है और इसका आप क्षमा करें मुझे। ये भी है मन में आज के डेट में, वो जो बचपन से लेके आज अभी तक वो चीज़ बराबर पे है। और हर व्यक्ति के मन में है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं अकेला बोलता नहीं, हर कोई चाहता है कि ऐसा ना हो और माफी मांगता ही है। इधर प्रजापति मूर्ति कला केंद्र में कुछ समस्या आ गई है। एक कस्टमर माता रानी की साड़ी को लेकर नाखुश है। एक बार बताओ, ये रहता ना भाई, मैं चेक किया वर्क वाला रहता ना, मैं तुरंत डाल दूं। तो तू कब उठा के लेके उसको? अरे उसी दिन तो आया था साजिद, तो अभी तो बोले ले जाओ कल। सुबह सुबह कल मेरे को थोड़ी बात एकदम प्लेन लेके आ जाइए, सही बोलो भाई। अरे ये तो जोरदार है भाई, नहीं तो छोड़ दे, मैं पहना ही देता हूँ, बाकी लेके जाओ तू। नहीं बाकी रख के जा, तेरा साड़ी का पैसा मैं खाऊंगा, क्योंकि तू 3 बार काम करवा डाले। ऐसा अक्सर होता है। हाँ, उसको ले जा। अक्सर दुर्गा मूर्ति बैठालने वाली समिति में 10 से 15 लोग होते हैं। फिर वो नया साड़ी चेंज करा था, ये सारे काम आपस में बांट लेते हैं, जैसे मूर्ति का ऑर्डर देना, लाइट और डेकोरेशन करवाना, पंडाल की तैयारी करवाना। तो समस्या तब आती है जब मूर्ति का ऑर्डर समिति का कोई और सदस्य देकर जाता है
और बाद में दूसरे सदस्य मूर्ति को देखने आते हैं। नाप लो पर फिर काटना है, नहीं होगा तो उसके हिसाब से ले ढूंढना पड़ेगा। ऐसे समय में अक्सर मूर्ति की बनावट से लेकर उसके साज श्रृंगार तक बहुत से बदलाव करवाए जाते हैं। कोई भी मूर्तिकार मूर्ति को बनाने से पहले उसकी छवि अपने दिमाग में बना लेता है। मूर्तिकार की कल्पनाएं जितना उड़ान भरती हैं, मूर्ति उतनी ही खूबसूरत बनती है। ऐसे में बार बार अनचाहे बदलाव करने से मूर्ति की सुंदरता में फर्क पड़ता है और मूर्तिकार का काम भी बढ़ जाता है। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आती है। देखो, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि समितिगण आजकल कोई एकाग्र होकर अपना निर्णय करता नहीं है। हर समिति वाला एक ऑर्डर देने आएगा, दूसरा देखने आएगा, तीसरा बताने आएगा। इस सिलसिले में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। एक मूर्ति को कम से कम 5 से 6 बार उस चीज़ को परिवर्तन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होता है। तो उन लोगों से, उस समितिगण वालों से हमारा ये निवेदन है कि आप लोग एक स्थिर होके अपना निर्णय कीजिए और एक बार में काम कंप्लीट करके बताइए इस चीज़ को लेके, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, हमारी स्टाफ को प्रॉब्लम ना हो। देखो, 10 जन का काम है, समिति का काम है, और एक जैसा तो कोई है ही नहीं ना आपको मिलेगा। कोई सेंड किया तो कोई बहुत अच्छा है, कोई मतलब कुछ सोचता है, करता कुछ और है, तो ऐसा होता है। लेकिन पहले तो देखिए आदमी उतना शिक्षित नहीं था और हर बात में नाराज़गी और मारपीट में उतर जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या समझाना, प्यार से बात करने तो बात करते, हर कोई समझता है, तो कोई काम नहीं करता हूँ। देखिए आज के डेट में भले इंटरनेट में डाले, किसी में डाले, चाहे आप वीडियो बना रहे हो, उसमें एडिटिंग आप करोगे, तो एडिटिंग की अलग चीज़ होता है और लाइव का जो अभी मेरा मूर्ति का फ़ोटो लिया वो अलग चीज़ होता है। तो एडिटिंग वो चीज़, कभी लाइटिंग उसमें फेस नहीं होता है, लेकिन कोई ग्राहक समझता नहीं कि उसको फेस टू फेस चाहिए, तो लफड़ा वहीं पे होता है। तो समझने की गलती है, लेकिन वो भी करेगा। आप फोटो खींच के आप भी एडिटिंग करोगे, उससे बेहतरीन बना सकते हो आप। सही बात है ना? तो वो चीज़ वो उसकी उतना ही लेके ही है। बाकी एक कारीगरी देखिए कि वो कोई किसी का मतलब अपना खुद का काम दोबारा नहीं कर सकता। हाँ, मतलब एक बार जो मूर्ति कारीगर ने बना दी, सेम वैसी मूर्ति अगर उसको बनाने नहीं बना सकता। थोड़ा बहुत 19-20 हो गई होगा। और कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। कुछ मूर्तियों की डिलीवरी हो चुकी है। बची मूर्तियों में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। समिति वाले बार बार सुरेश को फ़ोन कर रहे हैं। कुछ समिति वाले तो यहीं आकर अपने सामने ही मूर्तियों को बनवा रहे हैं। अरे गेट बंद करे बाप, आपने कैसे अंदर आते सर? आए भाई, गेट बंद है ना, बगैर पूछे क्यों अंदर आ रहे हो सब? ब्लू में तो लाइट ज्यादा मारना पड़ेगा दादा। तो क्या हो गया तो? पहले पहले रहन दे, मेरा कुछ मत एक पैसे, ठीक? और कुछ परेशानी? शहर में जगह जगह बड़े बड़े पंडाल सज चुके हैं। इन पंडालों में रोजाना माता रानी की आरती होती है। ये रायपुर के डगनिया क्षेत्र का दुर्गा पंडाल है। यहाँ माता रानी की
एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट वाली मूर्ति रखी गई है। इस दुर्गा पंडाल में हमें संपूर्ण शिव परिवार नजर आता है। माँ दुर्गा अपने किचन में बैठकर किसी आम भारतीय महिला की तरह खाना पका रही हैं। बाल गणेश रोटी बेल रहे हैं। मानो किसी लाडले बेटे की तरह वो अपनी माता की खाना पकाने में मदद कर रहे हैं। शिव जी और भगवान कार्तिकेय मानो भोजन के परोसे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों के सामने हमें भोजन की थाली रखने वाला पीढ़ा तथा पीने के पानी का लोटा भी नजर आता है। यह परिदृश्य पूरी तरह से एक आम भारतीय परिवार की दैनिक दिनचर्या को दर्शाता है। ऐसा ही एक दुर्गा पंडाल सुंदर नगर में भी है। यहाँ माता रानी की एक भव्य मूर्ति विराजमान है। इस वक्त यहाँ आरती की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ सैकड़ों दिए जलाए जा रहे हैं और साथ में ढोल नगाड़े के साथ माता रानी की आरती की जा रही है। जैसे ही ढोल नगाड़ा बजना शुरू होता है, आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि अब आरती का समय हो चुका है। देखते ही देखते यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। आने जाने वाले राहगीर भी अपनी गाड़ियों को साइड में रोककर आरती में शामिल होते हैं। डगनिया और सुंदरनगर की ही तरह पूरे रायपुर शहर में ही 500 से अधिक दुर्गा पंडाल बने हुए हैं। यह संख्या छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक शहर की है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि सीजन के समय मूर्तिकार पर कितना अधिक दबाव होता है। हर दुर्गा पंडाल में अलग अलग तरह की साज सज्जा की गई है। पंडाल का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। आश्रम एरिया में बने इस पंडाल में पर्यावरण को बचाने का बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया गया है। इसी तरह के एक पंडाल में सुरेश प्रजापति के मूर्तिकला केंद्र से बनी हुई एक मूर्ति नजर आती है। जब हम पंडाल में इन मूर्तियों को देखते हैं तब पता चलता है कि मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार ना सिर्फ मूर्ति की खूबसूरती को अपनी कल्पनाओं से रंग देता है, बल्कि
जिस पंडाल में यह मूर्ति विराजमान होगी उस पंडाल के कॉन्सेप्ट को भी अपने ध्यान में रखता है। आज पंचमी है। आज से शहर के कई बड़े संस्थान गरबा का आयोजन करवा रहे हैं। रेडियो चैनल माय एफएम भी रायपुर के सयाजी होटल में एक भव्य गरबे का आयोजन करवा रहा है। यह एक पारिवारिक गरबा समारोह है। इस गरबा इवेंट को आरजे अनिमेश खुद होस्ट कर रहे हैं। हेलो छत्तीसगढ़, हेलो रायपुर, नमस्कार। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि रुके, अब मैं चाहती हूँ कि आप सब गरबा करें और हम भी आपको बहुत जल्द। आज के इवेंट की मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुरिमा तुली हैं। मधुरिमा बॉलीवुड की नामचीन मूवी बेबी में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। इसीलिए लोगों में उन्हें देखने की खासी उत्सुकता है। गरबे का यह इवेंट बहुत ही ग्रैंड लेवल पे किया जा रहा है। चूंकि यह एक पारिवारिक गरबा इवेंट है, इसलिए इसमें गरबे को लेकर कोई रूल्स नहीं है। हाँ, कॉस्ट्यूम ट्रेडिशनल होना चाहिए। मधुरिमा अब स्टेज पे आ चुकी हैं। उनके साथ मंच पर शहर के कुछ बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल हस्तियां भी हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ इस गरबा समारोह को खूब एंजॉय कर रही है। यह इवेंट 3 दिनों तक चलेगा। आज दुर्गा अष्टमी है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज सभी मंदिरों और पंडालों में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया है। अष्टमी के हवन के बाद लोग कन्या भोज करवाते हैं। सुनीता ने भी अपने घर में कन्या भोज का आयोजन करवाया है। इस प्रकार के कन्या भोज में 9 छोटी बच्चियों को एक छोटे बच्चे के साथ अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के भोज में अक्सर पारंपरिक भोग वाला खाना बनाया जाता है, जैसे पूड़ी, चना और हलवा आदि। जब ये छोटी बच्चियां घर पे भोजन के लिए आती हैं, तो उनके पांव अपने हाथों से धुलवाए जाते हैं। उसके बाद उनके पांव में आलता लगाया जाता है। इन 9 छोटी बच्चियों को माता रानी के 9 स्वरूप के रूप में देखा जाता है। कौन छोटी बच्ची है? अरे ये छोटी बच्ची का क्या नाम है भैया? हाँ, हर्षिता। आज मस्त सुंदर चमचम वाला पायल भी पहनी है। आलता आदि लगाने के बाद इन बच्चियों की पूजा अर्चना की जाती है और फिर इन्हें भोजन करवाया जाता है। भोजन के बाद इन्हें श्रृंगार सामान और साथ में कुछ गिफ्ट आइटम भेंट के रूप में दिए जाते हैं।
आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। 90वें दिन देवी मंदिरों में जलने वाले जोत जवारा का विधि विधान से विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का ये कार्यक्रम बहुत ही भावपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसमें महिलाएं मंदिरों में जलने वाली जोत को अपने सर पर रखकर तालाब तक विसर्जन करने के लिए लेकर जाती हैं। बहुत से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी के सामने एक विशेष प्रकार का प्रण लेते हैं। इसे मानता कहते हैं। भक्ति भाव से भरे इस माहौल में कुछ महिलाएं माता के जसगीत सुन के अपने होशो हवास खोकर नाचने लगती हैं। इसे लोकल लैंग्वेज में झूपना या देवी आना कहा जाता है। डगनिया के शीतला मंदिर में ऐसे ही विधि विधान से जोत जवारा के विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ कुछ लोग अपनी जीभ में अथवा मुंह में भाला या चाकू जैसी कुछ धारदार चीज को आर पार करके नृत्य कर रहे हैं। ये परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शख्स इस भाले को मुंह में लेकर नाच रहा है, जबकि भाला उसके मुंह से आर पार है। फिर भी ना तो वो दर्द में दिख रहा है और ना ही उसके शरीर से किसी प्रकार का खून बह रहा है। जैसे जैसे जवारा आगे बढ़ता है, जसगीत की धुन पर और भी अधिक महिलाएं झूमने लगती हैं। डगनिया के शीतला मंदिर की ही तरह एक तरफ जहां शहर में जगह जगह जोत जवारों का विसर्जन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दशहरे की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। आज 10वां दिन है। आज दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। दशहरे का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। डगनिया में इस वक्त शाम को होने वाले दशहरे के त्योहार की तैयारियां की जा रही हैं। कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं।
वहीं डगनिया से कुछ दूरी पर सुंदरनगर में भी दशहरे के उपलक्ष्य में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ इस बार 40 फीट की रावण की प्रतिमा का दहन किया जाएगा। भाटा गांव का दशहरा मैदान रायपुर के प्रमुख दशहरा मैदानों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल बहुत बड़े स्तर पर रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। फेरी वाले अपने दुकानों को सजा रहे हैं। अचानक आई बारिश ने सारा माहौल खराब कर दिया है। अगर बारिश नहीं रुकी तो रावण का पुतला भी भीग जाएगा और दर्शक भी रावण दहन का कार्यक्रम देखने नहीं आ सकेंगे। किस्मत ने साथ दिया, कुछ देर बाद बारिश रुक गई। व्यापारी फिर से अपनी दुकानों को सजाने में जुट गए। ये एक पारंपरिक मेले का आयोजन है। इस मेले में खाने पीने की चीजें, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए गुब्बारे और खिलौने आदि प्रमुख रूप से बेचे जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढल रही है। भाटा गांव मैदान में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शाम के 7 बज चुके हैं। रावण दहन का समय अब निकट आ चुका है। सुंदरनगर में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करने वाली समिति ने लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ की अपेक्षा नहीं की थी। यहाँ लोगों की भीड़ बेकाबू हो रही है। रावण दहन से पहले बहुत सी आतिशबाजियां भी की जाती हैं। उधर भाटा गांव मैदान में भी रावण दहन हो चुका है। रावण के दहन के बाद लगातार आतिशबाजियां की जा रही हैं। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ है कि नेशनल हाईवे जाम हो चुका है। दशहरे के साथ ही शहर के अलग अलग दुर्गा पंडालों से दुर्गा मूर्तियों को विसर्जित करने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। एक एक कर ये खूबसूरत दुर्गा प्रतिमाएं बड़ी बड़ी सजी धजी गाड़ियों में महादेव घाट की ओर लाई जा रही हैं।